आज ईरान की उस कमी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिसका जिक्र अक्सर मैं आपसे करता था। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दोस्तों? इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने कई बार बोला, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी खराब है, जिसकी वजह से ईरान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर अगील नाम के इस व्यक्ति की तस्वीर लगा रहा हूं। अगील ईरान का ही ये व्यक्ति है, ईरान का ही स्टूडेंट है। जी हां, ये शरीफ हैंडसम दिखने वाला जो नौजवान है, ये ईरान का छात्र है, ये विदेशी नहीं है। भाई, इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने ईरान के अंदर ईरान के अंदर रहते हुए ईरान के खिलाफ 200 मोसाद के लिए ऑपरेशन किए। अल्लाह अकबर, 200 ऑपरेशंस। आप समझ रहे हैं? मोसाद के लिए ईरान के एक अकेले लड़के ने 200 ऑपरेशन किए, और यह साबित हुआ, इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ, और ईरान ने आनन फानन इसे फांसी पर लटका दिया। अब ईरान की आलोचना हो रही है, लेकिन सोचिए, अगर हमारे मुल्क में कोई पाकिस्तान के लिए या किसी दुश्मन देश के लिए 200 ऑपरेशन करे तो उसे फांसी पे कितने मिनट में लटका देना चाहिए? आप कहेंगे 2 मिनट में। ईरान ने भी वही किया। यही है ईरान की सबसे बड़ी कमी। ये सब कुछ होने के बावजूद ईरान डटा हुआ है, टिका हुआ है, और इजराइल के आगे हार नहीं माना है। यह अपने में बड़ी बात है। उधर ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारी मिसाइलों का प्रोडक्शन रुका और घटा नहीं है। मैंने कल ही बता दिया था, ईरान ने मिसाइलों प्रोडक्शन रोका नहीं है। रिपोर्ट ये ईरान ने खुद दी है, और ईरान ने कहा कि हमारी मिसाइलों ने 12 डेज वॉर के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। और वो दुनिया ने देखा था दोस्तों, जो इजराइल ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया था कि विदेशी पत्रकार हमारे की जो हालत करी है ईरान की मिसाइलों ने, उसकी फोटो ना खींच ले, उसकी वीडियो ना चली जाए। जर्मनी और फ्रांस तक के पत्रकारों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था कि उन्होंने फोटो खींची उस जगह की जहां ईरान की मिसाइलें आकर गिरी थी। हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी, गिरफ्तार करके अंदर डाल दो इन्हें। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने अपने लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर मिसाइलें इजराइल के पास थीं, हमसे ज्यादा एक्यूरेसी उनकी मिसाइलों की थी, लेकिन हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, अपने मुल्क का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने लीडर का साथ दिया, जिसकी वजह से हम जीत गए। मर्दم بودن که ایستادن. درست موشک‌های ما بود، ولی اونها موشک‌هاشون از ما بیشتر بود، قوی‌تر بود، دقیق‌تر بود، راحت‌تر بود، ولی این مردم بودن که اونا رو ناامید کردن. हजरात, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का उल्लंघन कहां हो रहा है? मैं ना ऑप्शन दे ही नहीं रहा। आपके दिमाग में नाम आ गया होगा फिलिस्तीन, गाजा, या फिर आपको सूडान दिमाग में आ गया होगा हद से हद, भारत आ गया होगा हद से हद, है ना, जो भारत में मुसलमानों के हालात हैं। हजरात, अब आप सोचिए कि यूएन के अंदर रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ पास हुआ और माना गया कि ईरान के अंदर ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। इस रेजोल्यूशन में जो बिल पेश किया गया, 64 देश तो पहली बात एब्सेंट थे और 27 देश खिलाफ थे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें उज्बेकिस्तान, जाम्बिया, वियतनाम, श्रीलंका, सूडान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ओमान, पाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजर, माली, इंडिया, इंडोनेशिया। अब मेन बात बता दी मैंने आपको, इंडिया। जितने भी गणचट्टे हैं उनको बता दो कि मोदी सरकार ने यूएन में ईरान का साथ दिया है। हालांकि क्योंकि 70 से ज्यादा देशों ने
ईरान के खिलाफ वोट किया तो ये रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ पास हो गया कि ईरान जो है ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों, फिलिस्तीन और गाजा में ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ईरान में हो रहा है। उधर रशिया जो है IAEA पर भड़का है और कहा है कि ईरान को लेकर आप न्यूट्रल रहिए। यानी रशिया ये कह रहा है कि तुम दोगलापंती कर रहे हो और ईरान से खुन्नस निकाल रहे हो, लिहाजा ईरान के मामले में न्यूट्रल रहे IAEA। अमेरिकी ऑफिशियल ने ही डोनाल्ड ट्रंप का फ्रॉड खोला और कहा कि 12 डेज वॉर से पहले जो माहौल बनाया जा रहा था वो सब फर्जी था, जिसमें एक बयान ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला है कि ईरान पर हमला मत करना वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वो जानबूझकर माहौल बनाया गया था ताकि ईरान धोखे में रहे और हमला कर दिया जाए। कमाल तो यही है कि धोखे से हमला करने के बाद भी ये मादरजात जीत नहीं पाए और आज पिलपिला रहे हैं। हजरात, एक इजरायली रशियन व्यक्ति जिसे इजराइल ने गिरफ्तार किया इजराइल के अंदर से, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर इजराइल ने कहा है कि ईरान अभी भी अपने मिलिशियाज, अपने मिलिशियंस, अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको हथियार पहुंचा रहा है, वो रुका नहीं है। अब कोई इजराइल के अंडे पकड़ के पूछे, अबे तू ये बता, फिर तू सुपर पावर कैसे है? तू सीरिया पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, फलस्तीन पे हमले कर रहा है, लाल सागर में तेरा कंट्रोल हो रहा है, यमन पर तू अटैक कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तेरा आर रोना फिर रहा है, और तुम तो सुपर स्टार बनते हो गए, अरे हमसे सुपर पावर कोई है नहीं, अमेरिका इजराइल से। तो इतनी तमाम पाबंदी और तमाम घेराबंदी के बावजूद अगर ईरान अभी भी अपने लड़ाकों को हथियार दे रहा है तो तुम तो ईरान का मुत भी नहीं हो। उधर इजराइल लेबनान पर लगातार फायरिंग कर रहा है और लेबनान के आसमान में इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात, जो काम नहीं होता था वो हो रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच इतिहास में दूसरी बार दोबारा मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ है और न होगा। इजराइल उल्टा लेबनान पर हमले करते रहेगा। अब ये लिख के ले लीजिए मुझसे। इजराइल के कहने पर लेबनान की फौज ने हिजबुल्लाह के कई सारे टनल्स को ब्लॉक कर दिया है और कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गिरफ्तार किया और उनके हथियारों को जब्त किया है। लेबनान के अंदर जो इंटरनेशनल फौज है उसने कहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल ने माइंस, जो जमीन पर बम बिछाए थे, हमने हजारों बमों को क्लियर किया है। यानी इंटरनेशनल फौज भी अब आने वाले समय में इजराइल की आंखों में चुभेगी। हजरात मोहतरम, चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। आप में से कई लोगों ने जो है भरपूर इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पहले से ही चैट जीपीटी को इजराइल ने खरीदा हुआ है पैसे देकर कि चैट जीपीटी के अंदर अगर आप इजराइल के खिलाफ कुछ पूछें, कोई रिपोर्ट इजराइल के खिलाफ निकालें, तो चैट जीपीटी वो रिपोर्ट ना देकर आपको इजराइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। ऐसे ही 6 मिलियन, जी हाँ अभी अभी की बात है, इजराइल ने $6 मिलियन और खर्च किया है चैट जीपीटी के ऊपर कि भाई आप हमारे लिए काम करें और अगर इजराइल के खिलाफ कोई सर्च करे तो आप उसका डेटा हमें दें। हाँ, तो चैट जीपीटी पर ध्यान से सर्च कीजिएगा
और चैट जीपीटी पे जो हमारे खिलाफ सर्च कर रहा है वो रिपोर्ट अच्छी उसको दिखाई जाए, हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ना दिखाई जाए और हमारे सारे जो नरसंहार और कत्लेआम हैं, हमारे पाप हैं, वो छुपाए जाए। वहीं अभी भी जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ ठीक है, तो इस मंजर को देखिए। दिन हो या रात इजराइल की फौज गाजा के अंदर मकानों में बम लगाकर मकानों को लगातार उड़ा रही है। WHO ने साफ कहा है कि जो लोग गाजा से बाहर निकल के इलाज करवाना चाहते थे, ऐसे 1000 मरीज गाजा के अंदर इंतजार में ही मारे गए। हजरात, इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, और ये बहुत खबर बड़ी है, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी खबरें कम आती हैं। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने सोचा था कि हमने हमास को खत्म कर दिया, हमने अंदर तक घुसकर मारा है और ऐसा हाल किया है कि हमारे खुद के जो यहूदी लाशें हैं वो हमें वापस नहीं कर पाएगा हमास। लेकिन हमास ने हमारे हर यहूदी की लाश को ऐसे लौटाया जैसे उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कहां था, और हमें लग रहा था कि हमास मिट चुका है। ऐसा नहीं है, हमास बाकी है, बिना ऑक्सीजन के वो लगभग जिंदा है। हज़रात, एक तरह से इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू, हमारा मोदी कैसा है? दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे लोग, लेकिन विदेश में जाकर इतना बड़ा मुंह खोल के हंस रहा है ना। ऐसे ही नेतन्याहू है। पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध हो रहा है, खुद नेतन्याहू का विरोध इजराइल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐलान करता है कि हम तो जीत गए जी, हम तो बहुत बढ़िया हैं जी, हमने बहुत बढ़िया काम करा है। पीछे से जो है एकदम ये कपड़ा वपड़ा इसका चीथड़े उड़े हुए हैं, सामने से सूट साफ करके ये एक तरह से कैमरे के सामने खड़ा होता है। एग्जाम्पल है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, यमन के अंदर इजराइल के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। पूरा का पूरा यमन सड़क पर है। हजरात, इजिप्ट के अंदर अफ्रीकी देशों की एक समिट थी और रशिया की। तो रशिया के विदेश मंत्री ने इस समिट के अंदर बोला कि जो इजराइल फिलिस्तीनियों को जिस भी तरीके से गाजा के अंदर से और फिलिस्तीन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों को इजराइल इसी वक्त बंद कर दे। हम इस काम के खिलाफ। उधर यमन के हूथीज ने यूएन के 10 और स्टाफ को किडनैप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की के खिलाफ इजराइल एक ग्रुप बना रहा है, साइप्रस और कई देशों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल को यह बात अच्छे से मालूम है और आपको और हमको और हमारे दादा को भी अच्छे से मालूम था कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। उसे 4-5 बाप चाहिए होते हैं, तभी वो एक दुश्मन के आगे जाकर लड़ाई करता है, वरना भिड़ता नहीं है। ये ऐसी ही कहानी है, ताकत की कहानी। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा ये तीसरा चैनल रजाग्राफी सोशल, जिसमें मैंने ये कहानी लेटेस्ट पोस्ट कर दी है कि अमेरिका का जो एक घमंड था कि मेरा ऐसा फाइटर जेट जिसे कोई देख नहीं सकता, जी हां, जो रडार पर नजर नहीं आ सकता, F117 नाइट हॉक, जिसे कोई मारकर नहीं गिरा सकता। हजरात, एक छोटे से देश ने रूस की पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार गिराया था इतिहास में। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। जाइए रजाग्राफी सोशल पर और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इजराइल के अखबार ने लिखा है, जेरूसलम पोस्ट ने, ये रही वो रिपोर्ट जिसमें बताया है कि ईरान कमजोर हो गया है, ईरान की प्रॉक्सी कमजोर हो चुकी है, ईरान के लड़ाके कमजोर हो चुके हैं। हमारे इलाके के लिए, इजराइल के लिए नया खतरा, नया ईरान इस वक्त तुर्की है।
हजरात, कल सीरिया के अंदर अमेरिका और जॉर्डन की सेना ने मिलकर 70 से 80 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया और अब जानकारी आ रही है कि 5 से 6 ISIS के, दाइश के आतंकवादी उन हमलों में मारे गए। कहाँ 80 हमले और मारे गए 5 से 10, अगर 10 भी मारे गए तो ये काफ़ी कम है। इसमें अगर किसी को लग रहा है इजराइल और अमेरिका को या जॉर्डन की हमारी जीत हो गई है, तो नहीं। ISIS के खिलाफ तुम जीत ही नहीं पाए। होना ये चाहिए कि तुम सच्चा, पहली बात ISIS को बनाने वाला खुद अमेरिका है, समझ रहे हैं? खेल बहुत बड़ा है। किस दिन वक्त मिलेगा तो आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जो 7 अक्टूबर को हुआ, मैंने शुरू से कहा, 2 साल 2.5 साल से कहता आ रहा हूं कि जिस देश के बॉर्डर को कबूतर क्रॉस नहीं कर सकता, उस देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी तोड़कर वहां यहूदियों के ऊपर गोलीबारी कर दे कोई आसान नहीं है। इसमें दाल ही काली है भाई, पूरी सोचना पड़ेगा। उसी दिन स्पेशली बॉर्डर पर इजराइल की फौज नहीं, इजराइल के टैंक नहीं, स्नाइपर नहीं, कहां गए? पहलगाम याद है? विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो, अपना वाला किलत जाता है फौरन, फिर NSA लगा देता है, फिर मुझे जेल में डाल देता है, गिरफ्तारी देनी पड़ती है, जज के सामने पेश होना पड़ता है, आप लोग मुझे भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिपोर्ट है, एक बार फिर से इजराइल की ही रिपोर्ट आई है कि 6 अक्टूबर को हमले से एक दिन पहले इंटेलिजेंस मिली थी, इजराइल को ये जानकारी दी गई थी अधिकारियों को कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इग्नोर किया गया। तो जाहिर सी बात है, क्यों किया गया इग्नोर? क्योंकि नेतन्याहू चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि मुझे बहाना मिल जाए एक जंग छेड़ने का, पूरे गाजा को मिटा देने का और गज्जा पर कब्जा करने का और एक लंबे समय तक कुर्सी पे जमे रहने का। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि वो गाजा के अंदर अपनी फौज भेजने को तैयार है। हजरात, रोता हुआ बच्चा नेतन्याहू अपने नाजायज बाप ट्रंप से मिलने अमेरिका जाने वाला है और रोते रोते ये शिकायत करने वाला है कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है, हथियार बना रहा है पापा, मिसाइलों की प्रोडक्शन उसने तेज कर रखी है पापा, क्या हमें दोबारा हमला नहीं करना चाहिए पापा? जी हाँ मेरे दोस्तों, फिलहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद का ख्याल अगर दिल में गलती से आ भी जाए तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, बारकोड काम ना करे तो बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल कीजिए। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, अकाउंट होल्डर अली रजा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है, याद रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।